वेलकम टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 से प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी और जो है एनुअल जो एग्जामिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन है उसके एतबार से भी। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्स रे एंड हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, और दूसरा है कि डिटेल डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे एंड हाउ atomic numbers वर डिटरमाइंड बाय द यूज़ ऑफ एक्स रे स्टडी। तो यहाँ से ना हम इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं कैसे कि सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोंटिजन इन 1895। उसने एक्स रेज़ को फर्स्टली जो है वो प्रपोज़ किया था, डिस्कवर किया था, और ही नेम देम बिकॉज देयर नेचर वाज अननोन। उस वक्त जब इन एक्स रेज़ को उसने डिस्कवर किया, जौन सा भी मेथड उसने अप्लाई किया था, उस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ थी या नेचर थी या फितरत थी जो एक्स रेज़ की वो अननोन थी। और तभी जो मैथमेटिकल वर्ड लेट्स सपोज एक्स रखते हैं जिसके लिए हम अननोन वैल्यू शुमार करते हैं, तो उस बुनियाद पे इन रेज़ को, रेज़ मीन शुआएँ, और एक्स रेज़ का नाम दिया गया। अब ये जो एक्स रेज़ थी ये क्या होती हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड, यानी कैसे पैदा होती हैं, हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड। शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ एक्स रेज़ आर प्रोड्यूस्ड। एक्स रेज़ ये डेफिनेशन भी होगी, ये हाईलाइटेड लाइंस वाली, और जो है ना ये हाउ दीज रेज़ प्रोड्यूस का आंसर भी है। एक्स रेज़ आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स collide with heavy metal anode in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब वही हिसाब का जिसमें कैथोड रेज़ की जो प्रोडक्शन है या कैनाल रेज़ या पॉजिटिव रेज़ की प्रोडक्शन के लिए जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती थी, वैसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है। उसके एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स बीम इन फॉर्म ऑफ कैथोड रेज़ प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और एक हैवी मेटल टारगेट मटेरियल जिसको एनोड के तौर पे लिया जाएगा उसके साथ इनको स्ट्राइक करवाया जाता है कैथोड रेज़ को, और इस वे में प्रोडक्शन होती है एक्स रेज़ की। तो अब यहाँ से ये जो रेज़ प्रोड्यूस हो गई, बाद में इन रेज़ को जो है ना इनकी जो थी क्या कहते हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स थी, वो करैक्टरिस्टिक्स लाइक उसमें फ्रिक्वेंसी की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो जो इन रेज़ की वेवलेंथ आई वो 0.1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक आई। जो इन एक्स रेज़ की जो फ्रिक्वेंसी थी वो 3x10⁻16 हर्ट्ज़ से लेके 3x10⁻18 हर्ट्ज़ तक डिटरमाइन की गई। और तीसरी जो करैक्टरिस्टिक थी कि इनकी एनर्जी, और ये एनर्जी जो थी एक्स रेज़ की वो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है वो एक्स रेज़ की जो एनर्जी है वो डिटरमाइन की गई। ये करैक्टरिस्टिक्स थी। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग वैक्यूम पंप। डिस्चार्ज ट्यूब ले ली गई और उसमें एक वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम पंप की जो वर्किंग थी या वैक्यूम पंप की जो फंक्शनिंग थी वो यही थी कि इनसाइड दैट डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर ऑफ द गैस मस्ट बी अकोमोडेटेड या मस्ट बी कंट्रोल्ड। यानी इसका काम ये था कि किसी तरीके से जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ़ गैसेस का जो था प्रेशर उसको सही सेट रखा जाए। उसके बाद है टंगस्टन फिलामेंट टू प्रोड्यूस कैथोड रेज़। एक साइड पे टंगस्टन फिलामेंट सेट की गई जिसका काम था कि उस अपने से कैथोड रेज़ को प्रोड्यूस करना, और हैवी मेटल एनोड एज टारगेट मटेरियल। हैवी मेटल का ये वाला एनोड जो है बतौर टारगेट मटेरियल जो है वो फिट किया गया। एलुमिनियम विंडो टू इमर्ज एक्स रेज विच आर पास थ्रू प्लाटिनम स्लिट। एलुमिनियम विंडो एक सेट की गई, ये एलुमिनियम विंडो सेट रखी गई है जिससे जो है ना वो जो एक्स रेज थी वो पास हो सकें, जो कि कहाँ से आ रही थी, जो कि प्लाटिनम स्लिट से पास होके आ रही थी। ये एक्स रेज़ है, ये प्लाटिनम स्लिट है जिसके दरमियान में एक ऐसी एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है या एक राड है, ऐसा समझ लो,
जिसके दरमियान में होल था और डिफरेंट किस्म की रेज़ उसके ऊपर आ रही थी, जिससे मखसूस किस्म की यूनी डायरेक्शनल रेज़ जो हैं वो पास हुई और आगे एलुमिनियम विंडो के ऊपर जो है विंडो से इमर्ज हुई, मतलब उससे फिर आगे डाइफ्रैक्ट या रिफ्रैक्शन प्रोसेस से होके गुजरी। और उसके बाद है अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4Fe टेकन 6। ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसकी क्रिस्टल ले ली गई, थोड़ी सी मिकदार जो है वो ले ली गई टू एनालाइज दीज रेज़। इन रेज़ को एनालाइज करने के लिए, फर्दर इनकी एनर्जी को और इनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए ये वाली क्रिस्टल एक ली गई जिसको पोटाशियम फेरोसाइनाइड कहा जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट, आखिर में एक फ़ोटोग्राफ़र लिया गया जिसके ऊपर इन सारी उन जो एक्सरेज जो पीछे से प्रोड्यूस होकर आई थी उनकी तमाम तर करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाएगा। ये है सब का सब इसका यानी इंट्रोडक्शन कि कैथोड रे जो है इस्तेमाल करते हुए एक्स रेज़ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में आएगी बातें। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक जो है वो यानी वो सेट किया जाता है वैक्यूम पंप, एक साइड से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है, दूसरी साइड से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ टंगस्टन फिलामेंट होती है जिससे कैथोड रेज़ इमिट की जाती हैं। कैथोड रेज़ की इमिशन का सब जो टॉपिक है वो सबका कैथोड रेज़ की प्रोडक्शन के अंदर डिस्कस हो चुका है कि ख़ास जो है वो यहाँ पे प्रेशर एडजस्ट रखा जाता है 0.01 टार के राउंड अबाउट, और हाई वोल्टेज की बैटरी जब कनेक्ट की जाती है तो इस वाली फिलामेंट से मीन कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इन फॉर्म ऑफ बीम जिनको कैथोड रेज़ बोला जाएगा। आगे इन रेज़ को थोड़ा सा प्रोपगेट करने के लिए या रेगुलराइज करने के लिए कनकेव सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। कनकेव सरफेस का क्या काम है कि डिफरेंट जो है डायरेक्शन से आने वाली जो कैथोड रेज़ हैं उनको एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज करना, यानी कन्वर्जिंग एक सरफेस है ये वाली जहाँ से तमाम मुख्तलिफ डायरेक्शन में आने वाली रेज़ एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं। यहाँ से जब आगे ये रेज़ गुज़र रही होंगी, पास आउट हो रही होंगी, तो इनकी एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होके मखसूस जगह पे जाके स्ट्राइक करेंगी। ये एक हैवी मेटल टारगेट मटेरियल है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे एटम्स होंगे और एटम्स के साथ ये हाईली एनर्जी कंटेनिंग ये जो कैथोड रेज़ होंगी जो कि यूनी डायरेक्शनल हो चुकी हैं, लाइक आप समझो क्रोमैटिक रेज़ की फॉर्म अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो यहाँ से एटम के साथ जाके ये रेज़ स्ट्राइक करेंगी। जब एटम के साथ स्ट्राइक करेंगी तो फंक्शनिंग क्या होगी, वहाँ पे एटम की अपने एक मखसूस जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मखसूस एनर्जी लेवल्स में होते हैं। जब ये रेज़ उन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं तो ये वाला हमारे पास फिनोमिना है कि यहाँ पे आप न्यूक्लियस समझो, यहाँ पे पड़ा हुआ कोई एटम है उसकी ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको के कहा गया है, इस सेकंड एनर्जी लेवल है, एल थर्ड एनर्जी लेवल है और फोर्थ एनर्जी लेवल है। जब ये रेज़ मीन यहाँ से इमिट होती हुई प्रोड्यूस होती हुई रेज़ उस एटम के उसको आप समझो ये रेज़ हैं, ये फर्स्ट एनर्जी के में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगी। ये रेज़ हाई एनर्जी वाली हैं तो इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं कैथोड रेज़। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये किसी हायर ऑर्बिट में मुंतकिल करने का सबब बनेगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा, यहाँ पे चला गया किसी भी प्रपोज हायर एनर्जी लेवल में, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल करने के लिए किसी अबव ऑर्बिट से एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापस उस जगह को फुल करने के लिए आएगा। तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे एल एनर्जी लेवल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इस के एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी चूँकि इस एनर्जी लेवल में एनर्जी हाई होनी है इलेक्ट्रॉन की, जैसे जैसे अवे चलते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था एनर्जी हाई थी, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसमें लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो अपनी इजाफी एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी जो है उसी को ही दरअसल एक्स रेज़ कंसीडर किया जाता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एल एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में आएगा तो यहाँ से जो एनर्जी रेज़ इमिट होंगी डिफरेंट किस्म की एक्यूमुलेशन ऑफ रेज़, उनको हम बोलेंगे के अल्फ़ा सीरीज़।
और यानी रेज़ जब सीरीज़ की सूरत में निकलेंगी बाहर तो के अल्फ़ा सीरीज़ का नाम दिया जाएगा। जब एम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन की जगह कमी को पूरा करने के लिए वापस आएंगे यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये के बीटा रेज या के बीटा सीरीज़ एनर्जी इमिट होगी। जब एम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दोबारा के यानी असल एनर्जी लेवल जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है इस कैथोड रेज के स्ट्राइक करने से उसमें आएगा, तो यहाँ से इमिट होने वाली जो सीरीज़ होंगी, रेज़ की सीरीज़ होगी, उसको हम बोलेंगे के गैमा। इसी तरीके से जब बिलफर्ज इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रेज़ ने स्ट्राइक किया किस में एल एनर्जी लेवल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। तो इस सूरत में यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ इमिट होंगी उनका पैटर्न क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ पे गया तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए एम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन वापस आता है इस जगह को फुलफ़िल करने के लिए, तो यहाँ से एल अल्फ़ा सीरीज़ इमिट होंगी। और इस तरीके से अगर एम एन से आता है तो एम एल बीटा सीरीज़ जो है वो इमिट होगी। यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो एल बीटा सीरीज़ रेज़ जो है वो इमिट होंगी। यही वाला दरअसल पैटर्न है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन। जी ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्स रेज़, तो ये वाला दरअसल पैटर्न है। इसको इनर शेल ट्रांजिशन मैकेनिज़्म का नाम भी दिया जा सकता है। ये बाकी सारा सीन आपके सामने है कि ये जो है ये एल्युमिनियम विंडो है, ये प्लाटिनम स्लिट है, इसके दरमियान में होल होता है। यहाँ से इमिट होने वाली रेडिएशन डिफरेंट किस्म की डायरेक्शन में होती हैं, उनको यूनी डायरेक्शनल बनाने के लिए इस पोटाशियम फेरोसायनाइड प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है। यहाँ से ये जो रेज़ हैं जब वापस यानी रिफ्रैक्ट होंगी और फोटोग्राफर प्लेट या डिटेक्टर के ऊपर जब जाएंगी तो ये डिफरेंट किस्म की जो एक्स रे सीरीज़ हैं उनको हम यहाँ से जाके फाइनली डिटेक्ट कर लेंगे। के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा सीरीज़ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल होंगी, और ये वाली के एल अल्फ़ा, एल बीटा और एम अल्फ़ा। अब इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होंगी एक्स रेज़ वो के सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। या जो मतलब क्या हुआ कि हायर एनर्जी लेवल से जब बिल्कुल फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे रीगेन होने के लिए, उसकी जगह को फुलफ़िल करने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है जितनी हाइट से कोई चीज़ नीचे गिर रही हो यानी किसी भी हाइट से, जितनी ज़्यादा हाइट से कोई भी चीज़ गिरती है तो उससे जो सेंस है मतलब एक वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लिया जा सकता है। मसलन यहाँ से अगर ये मार्कर ड्रॉप किया जाता है तो मेरे पाँव पे ये ज़्यादा फोर्सफुली हिट करेगा। ऐसे ही यहाँ से यही थीम जहन में जाता है कि जो के सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी एक्स रेज़ की फॉर्म में, उनकी एनर्जी वगैरह ज़्यादा होगी, उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और उनकी वेव लेंथ जो है वो शार्टर होगी। तो बाद में जो है मोज़ले एक साइंटिस्ट था, ये सब का सब जो है वो एक्स रे प्रोडक्शन के रेलेवेंट है। मोज़ले साइंटिस्ट था 1913 में, उसने कंप्रिहेंसिवली स्टडी किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज़ को, और ही एम्प्लॉयड 38 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एनालाइज द वेवलेंथ ऑफ रेज फ्राम 0.04 टू 8 एंगस्ट्रॉम। यानी उसने 38 डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को लिया था और उनकी एक्स रेज़ और उन एलिमेंट्स को बतौर टारगेट मटेरियल सेट करके यहाँ पे उसने मुख्तलिफ 38 एलिमेंट्स को बतौर टारगेट मटेरियल सेट करके इनसे मिशन ऑफ एक्स रेज़ को मुख्तलिफ वेज़ में स्टडी किया। एवरी मेटल हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एक्स रेज़। हर मेटल जो यहाँ पे रखा गया बतौर टारगेट मटेरियल, उससे इमिशन जो इस सेंस के तहत हुई थी एक्स रेज़ की, हर एक टारगेट मटेरियल की एक्स रेज़ की जो फॉर्म थी, जो उसकी खसूसियात थी, लाइक उसकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी। In this way he proposed a law called Moseley law. The main points of his law can be discussed as there will be two distinct spectral series. दो मुख्तलिफ़ किस्म की नुमायाँ स्पेक्ट्रल सीरीज़ वहाँ से दिखाई दी, यानी मोज़ले ने स्टडी की। वन इज़ शार्टर वेवलेंथ सीरीज़ कॉल्ड के सीरीज़। जो शार्टर वेवलेंथ वाली सीरीज़ थी वो के सीरीज़ कहलाई, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। अदर इज़ लॉन्गर वेवलेंथ सीरीज़ कॉल्ड एल सीरीज़, ये दूसरा पॉइंट है।
तीसरा पॉइंट है टारगेट एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर वैल्यू प्रोड्यूस शॉर्टर वेवलेंथ एक्स रेज। जो टारगेट मटेरियल यहाँ पे सेट किया जाए और अगर उनके एटॉमिक नंबर हायर हों तो उनसे प्रोड्यूस जो एक्स रेज होंगी वो शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी, हाई फ्रिक्वेंसी की होंगी, हाई एनर्जी की होंगी। इसका ज़रा बहुत ही शार्टली समझ लीजिए, अगर एटॉमिक नंबर हाई होगा ना, फोकस करें, अगर एटॉमिक नंबर हाई होगा तो मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो आप जो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो जब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ढेर सारे ऑर्बिट्स में होंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी जल्दी वापस पहले वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कमी पैदा हुई है उसको पूरा करने के लिए किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बारी बारी नीचे आना शुरू करेंगे, जिससे बहुत हायर डिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले ऑर्बिट में आ रहे होंगे तो उससे इमिट होने वाली एक्स रेज़ की जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होगी और फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी दोनों ज़्यादा होंगी। इसका आइडिया यही है कि जब हम हायर डिस्टेंस से कोई चीज़ गिरा रहे होते हैं तो उसका जो हीटिंग सेंस है वो ज़्यादा लिया जा सकता है, मतलब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हिट करेगी। तो यानी इससे भी जो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है हाई एनर्जी वाली। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स रे स्पेक्ट्रम वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इमिटिंग इट। इससे यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस मोज़ले लॉ का मेन और फोकस पॉइंट है कि जो हमारे पास इमिट होने वाली फ्रिक्वेंसी एटॉमिक नंबर 4 है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो उससे उसका स्क्वायर टाइम आनी है। कैसे भला, 4 का स्क्वायर, पहले 4 था 2, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाना है, ठीक है। तो उसी पैटर्न के साथ जो फ्रिक्वेंसी है इमिटेड रेज़ की, फ्रिक्वेंसी एक्स रेज़ की, वो उससे उसके स्क्वायर के डायरेक्टली होनी है। अब इसमें से एक और फैक्टर है शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, जिसको हम बोलते हैं बी। इसको आप ये समझो, इधर यहाँ वाले फोकस को दोबारा से आप लें तो अगर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, ये होती है अट्रैक्शन की में कमी का आना। किसका भला, किसकी अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और आउटर मोस्ट जो हैं वो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बिलफर्ज इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये इससे अवे खड़ा है, ये इससे अवे है, और अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो तो इधर मामला ये बनेगा कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन को तो वो न्यूक्लियस सही तौर पे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो सही तौर पे इसकी जानिब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन है, पहले ये बच के जाएगा कि मैं अपना नंबर बना लूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हायर एटॉमिक नंबर वाले, मतलब एलिमेंट के अंदर, वो इनसाइड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन के साथ शील्डिंग वाला या स्क्रीनिंग वाला मामला वो दिखाएंगे, जिससे अब इस स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो इमिटेड एक्स रेज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ दर्जे कम हो जाएगी। मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर हायर होता जाएगा एलिमेंट्स का, उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट वाला करैक्टर भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट या ज़्यादा वाज़े होता जाएगा, जिससे कुछ फ़र्क या असर पड़ेगा इमिटेड एक्स रेज़ की फ्रिक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि यानी ये वाला जो फैक्टर है बी, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट होता है डिक्रीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द हायर जो ऑर्बिट्स हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये जो है यानी जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक डिक्रीज़ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स वाला मामला आएगा, जिसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होगी इस मोज़ले लॉ की, कि मोज़ले लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशन ऑफ दीज एक्स रेज। मोज़ले अरेंज potassium, argon, nickel and cobalt in a proper manner in Mendeleev periodic table।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर पोटाशियम, आर्गॉन, निकल, कोबाल्ट वगैरह की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर इन एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी। एक तो मसला ये था कि उस वक्त एटॉमिक मैसेस जो हैं वो उन बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो यहाँ से चूँकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के डिस्कवर हो चुके थे मूजले स्टडी की बेस पे, तो उससे ही मूजले ने ही ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाए। दूसरा पॉइंट था ऑन द बेस ऑफ दिस लॉ मैनी न्यू एलिमेंट्स लाइक ये वाला टेक्टिनियम TC एटॉमिक नंबर 43, PR एटॉमिक नंबर प्रोनियम है, शायद एटॉमिक नंबर 61 है, रोडियम एटॉमिक नंबर 45 है। दीज आर ऑल एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड ऑन द बेस ऑफ दिस मूजले लॉ स्टडी। एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द यूज़ ऑफ मूजले लॉ। मूजले लॉ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे, जिनको एक्टिनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स या लैंथेनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स बोला जाता है, उनके बहुत सारों के जो है एटॉमिक नंबर वो भी डिस्कवर हुए। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए थे बाय द यूज़ ऑफ दिस एक्स-रे स्टडी, वो ऐसे ही कि एक एलिमेंट के जो है एक एलिमेंट को बतौर टारगेट मटेरियल यहाँ पे जब सेट करके उसमें से इमिटेड एक्स-रेज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो नोट करके रख ली गई। उससे आगे वाला एलिमेंट जो है उसका बिलफर्ज एटॉमिक नंबर मालूम नहीं था, तो उसको यहाँ पे सेट करके देखा गया। उससे इमिटेड जो एक्स-रेज़ थी उनकी जब स्टडी की गई तो उसकी एक्स-रेज़ जो अननोन जो एलिमेंट था, हैवी एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर चूँकि मालूम नहीं था, तो उसकी जब एक्स-रेज़ को रिकॉर्ड में ले लिया गया तो उससे पहले वाला जो नॉन एलिमेंट्स था उसकी जो एक्स-रेज़ की करैक्टरिस्टिक्स थी उनके साथ अननोन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की से इमिटेड एक्स-रेज़ की जो करैक्टरिस्टिक्स थी मैच करके देखा गया। अगर मैचिंग में दोनों रिजेंबलेंस रखती हों, बिलफर्ज रखती होगी, तो वो जो अननोन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर था उसको एक 1 यूनिट उससे आगे जो है वो शो कर दिया गया। इसी तरीके से एक्स-रेज़ मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की एक्स-रेज़ की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर डिटरमाइन कर लिए गए। ये सारा टॉपिक जो है ये एक्स-रेज़ और डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इससे मुतल्लिक था। उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा।